हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। ये आपका आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। इस टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये जान लीजिए कि लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते ही आते हैं। ठीक है, पूरे चैप्टर को आप पढ़िएगा अच्छे से, लेकिन मैं आपको वही टॉपिक अंडरलाइन करूँगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्लास को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी, हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपको देखिए एक छोटा सा फिगर आपके सामने है। ठीक है, ये सौर मंडल का है। इसमें आपके बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अर्थ होता है, सन होता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी स्थिति क्या होती है, कौन से कैसे घूमता है, कितने दिन में चक्कर काटते हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। पूर्णिमा क्या होता है, अमावस्या क्या होता है। ठीक है, मतलब सोलर सिस्टम के बारे में सब कुछ। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1-2 चमकते बिंदु ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद में इनकी संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, आप गणना भी नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश से छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं में भर जाती है। और इसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ बहुत धुंधले भी होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ठीक है, आकाश में जो तारा है वो इतना सुंदर लगता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब कोई हीरा, ठीक है, एकदम चमकता रहता है, टिमटिमाता रहता है, बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ से आइए हम लोग देखते हैं कि पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। ठीक, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार ही देख सकते हैं। और यह पूर्ण चंद्रमा जो होती है, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को उसको पूर्णिमा कहते हैं। मतलब एक बार, ठीक है, महीने में एक बार आपका पूर्णिमा होता है। ठीक है, और 15 दिन के बाद आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होता है। तो ये होता है अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, अब खगोलीय पिंड क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी चीज आकाश में रात के समय चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये चीज है। और तारा हम लोग स्टार किसे कहते हैं? कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश खुद का होता है और वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन्हें खगोलीय पिंड या तारा। ठीक है, तो जो आपका सन होता है वो भी एक आपका स्टार होता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सूर्य भी एक तारा है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। अब ये जो है आपका ध्रुव तारा की पहचान हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप आकाश में देखेंगे तो आपको पास एक चम्मच के आकार का आपको स्टार दिखाई देगा, जो कि गिनती में 7 होता है। इसे कहते हैं सप्तऋषि तारा। ठीक है, सप्तऋषि तारा के पास में ही एक बहुत सुंदर सा चमकता हुआ आपको तारा दिखाई पड़ता है, उसे कहते हैं ध्रुव तारा। उसे क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ पे आइए। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ठीक है, अर्शा मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये चीज होता है। और ये जो अभी आपको मैंने सप्तऋषि पढ़ाया है, ये देखिए, ये 7 तारों का समूह होता है। इसे सप्तऋषि तारा कहते हैं। अब आपका देखिए, उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा को उत्तरी तारा भी कहते हैं, जो कि उत्तर दिशा को ही उससे समझ में आता है कि इस साइड उत्तर है, तो उससे आप सभी मतलब डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ये हो गया आपका ध्रुव तारा। यहाँ पे आइए, देखिए, कुछ खगोलीय पिंड में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट। ठीक है, प्लैनेट कहते हैं। और यह ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइड, ठीक है, प्लैनेटाई शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, प्लैनेट्स को कहते हैं परिभ्रमक। इसका अर्थ होता है कि चारों ओर घूमने वाला इसको बोलते हैं। ठीक है,
तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले होते हैं और यह छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। ठीक है, पृथ्वी में से इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से आप देख सकते हैं। मतलब आप उसे देख सकते हैं किसकी सहायता से? दूरबीन की सहायता से। ये देखिए आपका सारा प्लैनेट्स है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल हम लोग देखते हैं कि सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुखिया सूर्य है। मतलब अगर आप ऐसे देख लीजिए तो 8 बच्चे हैं और उनका पिता सूर्य है। ठीक, यहाँ पे सूर्य का आप देख लेते हैं कि सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। ठीक है, इसका जो खिंचाव बल है ये इसका सौरमंडल को बांधे रखता है और सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये है आपका सूर्य। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आपका ग्रह क्या होता है ये देखिए, आप ये फैक्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध पहले आता है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। और इसको एक अंग्रेजी मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आप इसे भूल रहे हैं तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। ठीक है, एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ए फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपट्टून। तो ये होते हैं। और ये जो सभी होते हैं ना, सभी 8 ग्रह का जो भी है वो सूर्य का जो चक्कर करते हैं इसे कक्षा कहते हैं। ठीक है, इसे कक्षा कहते हैं। ये देखिए शुक्र को अपनी जुड़वा ग्रह भी मानते हैं। यहाँ से देखिए कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक होता है और अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर काटने में इसे 88 डेज लग जाते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। ये आपका अक्सर पूछते हैं कि जुड़वा ग्रह कौन सा होता है, तो आपका कौन सा होता है? शुक्र होता है। ठीक है, और इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान होता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो भी एक ग्रह था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में ये फैसला लिया कि उस समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड में से उसको प्लूटो को हम लोग डॉफ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पृथ्वी में क्या है कि देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी आपका तीसरा ग्रह है। ठीक है, और यहाँ से आपका देखिए यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह थोड़ी चपटी है, ये एकदम गोल नहीं होती है, थोड़ी चपटी होती है। यही कारण है कि इसके आकार में भू आप कहा जाता है। इसके आकार को भू आप कहते हैं। भू आपका अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान आकार। ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे आप आइए देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी जो है आपका ब्लू रंग का दिखाई पड़ता है, नीला ग्रह दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए ऊपर से देखने पे ये नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये देखिए आइए हम लोग देख लेते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह क्या होता है ये देख लेते हैं। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर काटता है और उसी प्रकार ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो इसे ये उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा देख लेते हैं। देखिए हर एक चीज़ के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास मतलब होता है आपका डायमीटर। ठीक है, रेडियस और डायमीटर होता है। ये पूरे को हम लोग डायमीटर कहते हैं और हाफ को हम लोग कहते हैं त्रिज्या।
यह इतना बड़ा आकार प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी के से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ये है। अब देखिए यहाँ पे भी एक हम लोग देख लेते हैं कि मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है। मानव निर्मित उपग्रह, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और इसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, देखिए ये आपका पूछता है ये लाइन। ठीक है, ये है हाँ आपका ये जो है 2, ये आपका है क्या है, मैन मेड मतलब मानव निर्मित उपग्रह। ठीक, समझा आपको। चलिए अभी देखिए आपको पढ़ना है शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या होता है। देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करती है। जो चंद्रमा है, मून है, वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। ठीक है, मतलब 27 दिन में तो उसका भी चक्कर पूरा करता है और इतने ही दिन में वो अपने भी अक्ष पे अपने मतलब गोल गोल घूम लेता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आते हैं शुद्ध ग्रह। तारों, ग्रहों और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्यक मतलब बहुत सारे संख्या में छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। मतलब जो ग्रह तो प्लैनेट्स तो काटते रहते हैं, उसके साथ साथ छोटे छोटे पिंड भी जो होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। उसी को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में अक्सर पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार शुद्ध ग्रह जो है वो ग्रह का ही एक भाग है। ठीक है, और जो कि बहुत वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुआ था। वो ग्रह वो प्लैनेट्स का ही पार्ट है, लेकिन बहुत साल पहले जब विस्फोट हुआ था तो वो उसी का पार्ट एक टूट के रह गया था। ठीक, अब आइए हम लोग उल्का पिंड पढ़ते हैं। उल्का पिंड से भी आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी भी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक होते हैं कि इनकी प्रवृत्ति जो होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है। समझ में आता है कि ये अब गिरने वाले हैं, लेकिन ये गिरते नहीं हैं। क्योंकि इनका जो वायु का जो घर्षण होता है वो इतना गर्म होता है कि वो आने से पहले ही जल जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना भी पृथ्वी पर गिरती है तो वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे छोड़ जाती है। मतलब बड़ा सा गड्ढा होता है अगर कभी कभी ये पृथ्वी पर गिरती है तो। अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो होती है इस टाइप की, इसको आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, इसे मिल्की वे गैलेक्सी आकाश गंगा कहते हैं। प्राचीन भारत में इसका कल्पना आकाश में प्रकाश की ओर बहती नदियों से की गई थी। तो यही है आपका टॉपिक आकाश गंगा। ठीक, अब देखिए ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, अब हम ब्रह्मांड का यहाँ से देख लीजिए। इस प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी तक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में परेशान है, क्योंकि इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन ये फिर भी ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ठीक, तो यही है आपका इससे चैप्टर में मेन टॉपिक। अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।